हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, अभी पढ़ेंगे अपन जो अपनी कविता है पतंग कविता आलोक धनवा साहब की। उस कविता को तो हमने पढ़ चुके हैं, उसकी व्याख्या हम कर चुके हैं और इसके प्रश्न उत्तर जो बाकी हैं तो वो प्रश्न उत्तर अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं इस वीडियो में आज के। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद में प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसकी जो पहली पंक्ति है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, है ना। तो जो सवेरा होता है उसके बाद भाद्रपद महीना समाप्त होता है और उसके बाद आसमान में जो परिवर्तन होते हैं वो आपको यहाँ पे दर्शाने हैं। तो क्या होता है कि भादो वर्षा ऋतु के 4 महीनों में से एक महीना है। वर्षा ऋतु के 4 महीने कौन कौन से हैं? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, है ना। आपको 12 महीनों के नाम आने चाहिए। हिंदी के जो 12 महीने हैं चैत्र से शुरू होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो इसमें से मोटे तौर पर अगर अपन देखें तो भारत में 3 ऋतुएं मानी गई है। 4-4 महीनों की 3 ऋतु होती है और अगर सूक्ष्म इसका अपन विभाजन करें तो 2-2 महीने की 6 ऋतुएं भारत में होती हैं। तो अगर यहाँ पर अपन बात करें 4 महीनों के जो वर्षा ऋतु के जो 4 महीने होते हैं उसमें से बारिश की शुरुआत जो है वो मतलब मुख्य रूप से बारिश के 2 महीने श्रावण और भाद्रपद माने और भाद्रपद के बाद में जब आश्विन महीना आता है तो आश्विन महीने में जो है वो शरद ऋतु का आगमन होता है। ठीक है ना, उस समय शरद ऋतु का आगमन होता है। तो कवि ने क्या कहा है कि जैसे भाद्रपद महीना समाप्त हो जाता है, तेज बौछारें गिरने की संभावना उस समय फिर उसी के साथ समाप्त हो जाती है और उसके बाद आसमान साफ होने लगता है, बादल बिल्कुल आसमान में नहीं होते हैं। अब क्या कहता है उस समय कि उस समय तेज हवा के झोंकों के साथ वर्षा होती है। मतलब 4 महीने जो बारिश के होते हैं तब तक तो वर्षा होती है ना, तेज बारिश होती है, लेकिन इसके बाद वर्षा नहीं होती या कम हो जाती है। वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु आती है। उसके पश्चात कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु आती है। और कविता में भी हमने देखा शरद आया पुलों को पार करते हुए, कवि कहता है। ठीक है, उसका मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि इस तरीके से कहता है, शरद ऋतु में दिन की चमक बढ़ जाती है क्योंकि आसमान साफ होता है, सूर्य बिल्कुल तेज चमकता है और उसके बाद उसकी चमक बढ़ जाती है। सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल और चमकीला प्रतीत होता है। तो कहता ना कि सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा कैसा हुआ? खरगोश की आंखों के समान सवेरे को लाल दिखाए, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो उस समय सूर्य लाल होता है और सवेरा भी पूरा लाल लाल दिखाई देता है। पूरा आसमान जो है वो लाल दिखाई देता है। आसमान साफ हो जाता है, रास्तों का पानी और कीचड़ सूख जाता है। बारिश के मौसम में जो रास्तों में कीचड़ भर गया था, जो पानी भर गया था, जो गड्ढे भर गए थे, वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं और उस समय इस तरीके से जो है वो कवि ने वर्णन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अपन प्रश्न आंसर जो कर रहे हैं इसकी अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और इसके हमारे जितने भी जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर अगर आप एक ही स्थान पर सारे के सारे चैप्टर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर कंप्लीट जो आपके एमसीक्यूज, प्रश्न उत्तर, वीडियोज़, पीडीएफ नोट्स और भावार्थ इसका, सप्रसंग व्याख्या, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। हमारा ऐप जो है एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। ठीक है, एजुकेशन राइज, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्ट लिखेंगे एजुकेशन राइज तो वहाँ से भी आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कवि? यहाँ पे देखो क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है कि सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कवि ने क्यों किया है। कवि ने कहा है ना कि दुनिया की सबसे हल्की चीज, दुनिया की सबसे रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज, दुनिया की सबसे पतली कमानी कहा है कवि ने। तो क्यों कहा है? तो आप देखेंगे कि पतंग के साथ इतने विशेषणों का प्रयोग करके कवि पतंग के हल्केपन और नाजुकपन का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है ना, थोड़ा बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर रहा है। पतंग को कवि ने यह विशेषण इसलिए दिए हैं ताकि वह शरद ऋतु द्वारा आकाश को मुलायम बनाए जाने पर विशेष बल दे सके। कवि ने कहा है कि उस समय कवि आकाश को मुलायम बना देता है, कवि ने लिखा है पंक्ति में। तो इसलिए मुलायम आसमान में पतंग को उड़ा सके इसलिए पतंग को हल्का दिखाया है। शरद ने आकाश को इतना कोमल बना दिया है कि पतंग जैसी अत्यंत हल्की और नाजुक वस्तु को भी उसमें उड़ सकती है, इसीलिए कवि ने इन विशेषणों का प्रयोग जो है वो किया है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है तीसरा। अब देखिए यहाँ पर है ना कुछ बिंबों की बात हुई है तो आपको बताना है कि बिंब स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त बिंब इस प्रकार हैं।
तो यहाँ पे बिंब बता रहे, पहले समझिए बिंब होता क्या है, मैं आपको समझा दूं कि बिंब का मतलब ये होता है कि कवि जो है ना चित्रों के माध्यम से एक इस प्रकार शब्दों के माध्यम से इस प्रकार का चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है जिसे अपन शब्द चित्र कहते हैं। तो जब पढ़ते हैं, जब कोई भी पाठक उसको पढ़ता है ना तो उसके सामने ऐसा लग रहा है जैसे वो स्वयं वो चीज़ उसे दिखाई दे रही हो, तो शब्द चित्र जिसे कहते हैं तो वो बिंब कहलाता है साहित्य में, है ना, उसे हिंदी में अपन बिंब कहते हैं। तो जैसे सबसे तेज बौछार, अब देखो वो जो बौछार होती है ना, बारिश जो गिरती है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, गिरते हुए बारिश को अपन देख सकते हैं। तो आप कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए आपके सामने बारिश हो रही है तो बारिश हमें दिखाई देगी हमारे सामने, है ना, ये एक प्रकार का दृश्य बिंब है एक प्रकार का दृश्य बिंब है, दिखाई देने वाली चीज है, इसलिए दृश्य बिंब। सवेरा हुआ, अब सवेरा हुआ, लाल लाल सुबह सूर्योदय होगा, सवेरा होगा, तो उसे अपन क्या करेंगे, उसे छू नहीं सकते, उसे हम सूंघ नहीं सकते, उसे हम देख सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, दृश्य बिंब हो गया। उसके बाद खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये भी हमें देखने से ही पता चलेगा, लाल है, पीला है, काला है, कैसा है, खरगोश की आंखों जैसा है या फिर किसी और जैसा है, तो ये भी एक प्रकार का दृश्य बिंब हो गया। अब देखो आगे क्या था, शरद आया पुलों को पार करते हुए, तो ये भी हमें देखने से ही पता चलेगा, शरद आगे बढ़ रहा है, पुलों को पार करते हुए आगे आ रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि ये भी दृश्य बिंब जो है वो आएगा, क्योंकि हमें देखने से ही पता चलेगा। नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए अब चल रही है, ये भी एक प्रकार से दिखने वाली चीज है, तो इसे भी दृश्य बिंब कहेंगे। उसके बाद घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अब देखिए घंटी जब बजेगी तो कानों को सुनाई देगी, तो ये एक श्रव्य बिंब हो गया, है ना। उसके बाद देखो चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये दृश्य बिंब भी है और ये भाव बिंब भी है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, ये स्पर्श बिंब है, क्योंकि मुलायम का तो पता कैसे चलेगा, देखने से लगे चलेगा नहीं, उसे स्पर्श करेंगे जब हम तो लगेगा मुलायम है या कठोर है, स्पर्श बिंब हो गया। और पतंग ऊपर उड़ सके, पतंग को ऊपर उड़ते हुए हम देखेंगे, ये भी एक दृश्य बिंब हो गया। तो इस तरीके से ये बिंबों का प्रयोग जो है वो यहाँ पे किया गया है, अलग अलग बिंबों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, चौथा प्रश्न है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। अब देखिए कपास जो है ना, जन्म से बच्चे अपने साथ कपास तो ला नहीं सकते वैसे तो, पर कपास चूंकि कोमल होता है, जैसे रुई जो होती है ना वो कोमल होती है, तो बच्चे भी छोटे होते हैं तो कोमल होते हैं, तो इसलिए कवि ने यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। देखो कपास अत्यंत कोमल और लचीली रेशेदार वस्तु है, ऊंचाई से गिरने पर भी वह टूटती नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जरा भी उसे लगती नहीं है। बच्चे भी जन्म से ही कोमल होते हैं, उनका शरीर लचीला और मुलायम होता है। यदि ये बच्चे कभी ऊंचाई से गिर भी जाते हैं, मतलब जब पतंग उड़ाएंगे तो पतंग उड़ाने के दौरान बच्चे कई बार गिर जाते हैं, और अगर वो ऊंचाई से गिर भी जाते हैं तब भी उनको चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है। कवि ने बच्चों की इसी विशेषता को जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास पंक्ति के माध्यम से व्यक्त किया है कि बच्चे कोमल होते हैं, बच्चे मुलायम होते हैं, गिरने से भी उन्हें चोट नहीं लगती, जैसा कि कपास के साथ होता है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न में यहाँ पे कवि क्या कहता है कि पतंग के साथ साथ वे भी उड़ते हैं। पतंग के साथ साथ कवि यहाँ पे कहता है कि वे भी उड़ते हैं। मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूँ। हाँ, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। जब पतंग उड़ती है बच्चे भी उड़ते हैं। देखो कवि क्या कहता है कि पतंग की उड़ान के साथ बच्चों की तन्मयता का संबंध बनता है। तन्मयता मतलब लीन होना, उसी में समा जाना, उसी में लीन हो जाना, उसी के बारे में सोचना। उस समय बच्चों को ये नहीं पता रहता कि हमारे नीचे छत कितनी कठोर है, नीचे पत्थर है कि नहीं है, हम छत पे दौड़ रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि हम छतों के किनारे पर पहुंच गए हैं। तो ये एक प्रकार से तल्लीनता उसमें समाहित हो जाना होता है। पतंग आकाश में डोर के सहारे ऊंचा उड़ती है। पतंग जब उड़ती है तो हमारे हाथ में डोर होती है, हम डोर के सहारे उसे पकड़े रखते हैं। वह तेजी से ऊपर उड़ती हैं तथा कभी इधर तो कभी उधर लहराती हैं। बच्चे जब छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं तो वह छत पर इधर से उधर भागते हैं, बच्चे भी दौड़ते हैं। छतों की कठोरता का पता उन्हें तब नहीं चलता, उनको अपने शरीर का भी होश नहीं रहता। वे पतंग के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि लगता है कि वे भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। तो ये साथ में इतना तल्लीन हो जाना, साथ में इतना जुड़ जाना कि उन्हें अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, तो ये तन्मयता का संबंध है। ठीक है, तो बच्चों का उड़ान के साथ कैसा संबंध बनता है? बच्चों का उड़ान के साथ तन्मयता का संबंध बनता है, उस लीनता का संबंध बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, छठा प्रश्न है,
छठा प्रश्न में निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ पंक्तियां हैं, उसका उत्तर आपको देना है। पहला है कि छतों को भी नरम बनाते हुए और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। छत जो है ना, छत जहाँ पे बच्चे पतंग उड़ाने के लिए छतों के ऊपर चढ़ते हैं, घरों की जो छतें होती है उसको नरम बनाने की बात हुई है। आकाश को मुलायम बनाते हुए, आपको याद होगा आकाश को कभी मुलायम बनाता है, आकाश को तो मुलायम बनाया है, ठीक है। पहली दूसरी तीसरी पंक्ति में ही कहा गया है मुलायम, ताकि पतंग उसमें ऊपर उड़ सके। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग दुनिया की सबसे हल्की चीज़ ऊपर उड़ सके, दुनिया का सबसे रंगीन चीज़ ऊपर उड़ सके, इस तरीके से बताया गया है। और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाए। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, मृदंग जो है वो एक वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाते हैं। तो बच्चे जब छतों पर पतंग उड़ाने के दौरान जब दौड़ते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, तो वहाँ पे जो उनके पाँवों से छतों के टच होने पर जो आवाज़ आती है, धम धम की आवाज़ चारों सभी तरफ से आती है, सातों दिशाओं से आती है। तो यहाँ पर इसलिए कवि ने दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने की बात करी है। नेक्स्ट अगला है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो यहाँ पर इसका वर्णन अपन करेंगे कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं छतों पर और छतों के खतरनाक किनारों पर जब पहुंच जाते हैं और वहां गिरने से जब बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर के फिर और तेज गति से दौड़ते हैं, पतंग उड़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भावार्थ अपन देख लेते हैं। यहाँ पे कि पहले का कहा गया है कवि ने कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखो कि जब बच्चे पतंग उड़ाते समय छतों पर इधर से उधर तेजी से दौड़ते हैं, तब उनके कदमों की धमक से छतों से धन धन की आवाज़ें आने लगती है। ये आवाज़ें प्रतिध्वनित होकर चारों दिशाओं में गूंजने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दिशाएं एक मृदंग हैं, मतलब मृदंग जो वाद्य यंत्र होता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे सभी दिशाएं वाद्य यंत्र बन गई हैं, मृदंग बन गई है, वहां से आवाज आ रही है जिसे बच्चे उत्साहपूर्वक बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला है। हाँ, जब बच्चे सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तो जब पतंग सामने होती है तो हमारा यानी पतंग उड़ाने वाले का पूरा ध्यान उसी ओर रहता है। हम छतों पर इधर से उधर भागते हैं तो हमें यह पता ही नहीं चलता कि छत कठोर पत्थर की बनी हुई है। उस समय तो कठोर पथरीली छत भी हमें कोमल प्रतीत होती है, उसकी कठोरता का आभास बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है अगला। हाँ, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? कवि यहाँ पे कहता है ना कि जब बच्चे खतरनाक छतों के कोनों पर पहुंच जाते हैं, वहाँ अगर पहले तो गिरने से बच जाते हैं, लेकिन कई बार गिर भी जाते हैं लेकिन उन्हें लगती नहीं है, तो दोबारा तो वो और भी ज़्यादा हौसलों के साथ और भी ज़्यादा हिम्मत के साथ वो पतंग उड़ाने में मशगूल हो जाते हैं। तो कवि यहाँ पर ये कह रहा है कि उसी तरीके से अगर खतरनाक परिस्थितियों का सामना अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद दुनिया की चुनौतियों के सामने आप स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो आपको बच्चों को ध्यान में रख करके उत्तर देना है कि जब हम अपने जीवन में किसी खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर चुके होते हैं, तब उसके बाद हम दुनिया की चुनौतियां हमें भयभीत नहीं करती। हम हर एक चुनौती का सामना हिम्मत से करते हैं और उसे दृढ़ता के साथ ललकारते हैं, डरते नहीं हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। हाँ, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। मैं आपको बता दूं, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये एक कविता है। बालकों की क्रियाकलापों का, बालकों की उमंगों का इसमें वर्णन किया है, तो आपको उत्तर भी उसी रूप में देना होगा। तो आसमान में जब रंग बिरंगी पतंगे आप देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? आप अपने अपने ख्याल लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा वही आप लिखेंगे। तो पतंग को देख करके मेरे मन में एक ख्याल आता है कि मैं भी पतंग की तरह आकाश में उन्मुक्त विचरण करता। पतंग डोर के सहारे उड़ती हैं या डोर किसी अन्य के हाथ में होती है, मैं पतंग की तरह उड़ना तो चाहता हूं, परंतु यह कदापि नहीं चाहता कि कोई दूसरा मुझे अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करे। मैं स्वतंत्र रहकर अपनी इच्छा अनुसार आकाश में विचरण करना चाहता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला अपना प्रश्न है दूसरा, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे कि रोमांचित जो शरीर का संगीत वह आनंद होता है। रोमांचित शरीर का संगीत जो है, संगीत वह आनंद है जो रोमांच के समय अनुभव होता है। जैसे लय में बंधा हुआ संगीत आनंदित करता है, उसी प्रकार लयबद्ध जीवन भी आनंददायक होता है। बिखरा और अस्त व्यस्त जीवन मन को कष्ट देता है। इस प्रकार शरीर और संगीत दोनों में लय और आनंद आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है,
तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने ये जो प्रश्न किए हैं, और इसकी जो PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। एजुकेशन राइज, इस ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको क्लास 12 के विभिन्न कोर्सेज मिलेंगे, हिस्ट्री का, हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश का, ज्योग्राफी का। वहाँ पर ये पूरा कोर्स हम आपको मात्र 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है ना। ओनली 99 रुपीज़ में कंप्लीट कोर्स आपका 1 साल की वैलिडिटी के साथ, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको अवेलेबल करा रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा नंबर है, आप अगर नोट करना चाहें तो लिख दीजिए। मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9079622989, ठीक है। ये नंबर है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है। या फिर हमारा जो ऐप है उसमें आपको ये सारे कंप्लीट जो है वो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर आपको MCQs भी मिल जाएंगे, हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।